नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पढ़ा था। आज हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि उसके पास किस किस प्रकार की शक्तियां हैं। तो जब हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो संविधान जो है उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति वो देश के सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यानी सबसे ऊपर जो भारत के अंदर पदाधिकारी है वह है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, वह राष्ट्र अध्यक्ष है, वह भारत का क्या है, राष्ट्र का अध्यक्ष है के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों के अंदर। पहली है सामान्यकालीन शक्तियाँ, जो हमेशा जनसाधारण के रूप में व्यवस्था रहती है, उस समय भी वह प्रयोग करता है। और दूसरी है संकटकालीन या आपातकालीन। संकटकालीन या आपातकालीन, यानी देश के अंदर जब आपातकाल की व्यवस्था होती है उस समय इस प्रकार की व्यवस्था, इन शक्तियों का प्रयोग होता है। तो सामान्यकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है और आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में हम एक एक करके आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम सामान्यकालीन शक्तियाँ देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उसके अंदर जो सर्वप्रथम शक्ति के रूप में देखते हैं तो वह आती है कार्यपालिका की शक्तियाँ। जो भारत की जो कार्यपालिका है उसका भी भारत का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। तो उसके रूप में उसको किस किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। जो भारत की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। संघ के शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संघ का मतलब जो भारत जो पूरा देश है, उसके पूरे देश के अंदर जो शासन है वह राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, यानी सभी कार्य है वह अंतिम रूप से राष्ट्रपति के रूप से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से ही वे कार्य पूर्ण होंगे। वह मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंदर जितने भी मंत्री हैं उनके सदस्यों को भारत के महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी है, विदेशों के अंदर जो भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, और भारत के जो राज्य है उनके अंदर जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति करता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, महान्यायवादी की, विदेशों में राजदूतों की, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति के अंदर आते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है, और उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो भारत का राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, महान्यायवादी की, राजदूतों की, राज्यपाल की, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उनके अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। आगे देखते हैं संघ के स्तर पर, यानी पूरे भारत के, संघ के स्तर का मतलब है भारत के स्तर, पूरे भारत के लिए जो है, भारत के लिए जो है, और संघ के स्तर के प्रमुख आयोग, यानी भारत के लिए जो आयोग बने हुए पूरे भारत देश के लिए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कौन सा? भारतीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि संघ के निर्वाचन आयोग, संघ स्तर के आयोगों की बात हो रही है। तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो संघ के स्तर के प्रमुख जो आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि के अध्यक्ष और इनके सदस्यों के नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। इन सभी के साथ राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाएं, जल, वायु और थल,
तीनों सेनाओं का क्या है, प्रमुख होता है। तीनों सेना का प्रधान सेनापति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं, उसे मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। यानी जो मंत्रिपरिषद के अंदर जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है कि मंत्रिपरिषद में वर्तमान में क्या हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 78 जो 78 है के अनुसार प्रधानमंत्री को यह 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे प्रदान करे। कोई भी सूचना अगर राष्ट्रपति को चाहिए तो वे सूचना उसे कौन प्रदान करेगा, भारत का जो प्रधानमंत्री है वह उसे ये सूचनाएं प्रदान करेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम, राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ औपचारिक ही है। सबकी सब शक्तियाँ क्या है, औपचारिक है। नाम मात्र के लिए ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। वे ये सब कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ये जितने भी कार्य हमने पहले देखे, नियुक्तियों संबंधी वगैरह कार्य, वे सभी कार्य वे भारत की जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य करती है उसकी सलाह से करते हैं। लेकिन विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। कुछ मामले ऐसे भी है जहां पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार न कार्य करके अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। औपचारिक रूप से नाम मात्र के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सिर्फ नाम मात्र के लिए वे हर एक व्यक्ति को मन चाहे किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन वे हर किसी व्यक्ति को ऐसे नियुक्ति नहीं कर सकता। ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बना दे। संसदीय व्यवस्था भारत के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर फिक्स नियम है कि लोकसभा जो निचला स्तर होता है सदन का, निम्न सदन, और भारत के अंदर निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा। तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है, जब चुनाव के समय लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को ही वे क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो ये फिक्स नियम है। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को हो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन जब चुनाव बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, जब ये बहुमत की जो शर्त है वे किसी भी दल को प्राप्त न हो, उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब बहुमत स्पष्ट न हो तो वह विवेक के अनुसार कार्य करता है। तो बहुमत नहीं हो ऐसे में अनेक बार राष्ट्रपति राजनीतिक आधार पर फैसला लेते वे दिखाई देते हैं। वो अपने मन मर्जी से अनुसार, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार, विवेक अनुसार अपना फैसला करते हैं कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कानून निर्माण के संबंध में। विधायी शक्तियां मतलब कानून निर्माण की शक्तियां। तो राष्ट्रपति के कानून निर्माण के संबंध में क्या शक्तियां प्राप्त है, उसके अंदर हम देखते हैं भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का तो प्रधान है ही है। हमने देखा कार्यपालिका का प्रधान है, साथ साथ में वे संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही संघीय व्यवस्थापिका जो संसद है उसका भी अभिन्न अंग है, का भी एक अंग है। हमने देखा कि संसद कैसे बनती है, संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से बनती है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह भी भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। इसका मतलब संसद का मुख्य कार्य क्या है, कानून निर्माण का विधायी शक्ति प्राप्त संसद को है। तो कानून निर्माण में राष्ट्रपति का भी प्रमुख योगदान है। इस नाते वे अनेक कार्य करता है जिन्हें राष्ट्रपति के विधायी कार्य कहा जाता है। संसद का भाग होने के कारण संसदीय कार्य संबंधी बहुत सारे कार्य राष्ट्रपति करता है जिन्हें राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंदर देखा जाता है। वे
संसद के सत्र को बुलाता है यानी आहूत करता है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सदन को बुलाने का कार्य। उसका सत्र अवसान करता है, उसको समाप्त करता है। सत्र को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब स्थगन का मामला है कि स्थगन करना कौन करेगा, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो वो कौन करता है? उस सदन का अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी होता है जो, वह ये कार्य करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकता है। अगर लोकसभा का जो समय है उसको उसके समय से पूर्व ही उसे भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। और इसका उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करता है। यानी प्रतिवर्ष जो संसद के सत्र होते हैं, एक वर्ष के अंदर 3 सत्र होते हैं। हमने देखे एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? भारत में 3 होते हैं। उसके प्रथम जो सत्र होता है साल का, प्रथम जो सत्र होता है, उस समय राष्ट्रपति उन दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में कितना करता है? कुछ नहीं करता है, 0। जो लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, उसको अब भारत सरकार ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। 12 सदस्य कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 111 जो भारत का संविधान है, उसका अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि कोई भी विधेयक जो सरकार बना रही है, कानून बनाने के लिए विधेयक लाती है संसद में, वह विधेयक अधिनियम यानी कानून, अधिनियम का मतलब क्या है? कानून, एक्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्ट। अधिनियम नहीं बनता है, अर्थात कानून नहीं बनता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर दे। यानी कि कोई भी विधेयक है वह कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अंदर ये बात लिखी हुई है। राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को, संसद के कार्य में हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक वगैरह, तो साधारण जो विधेयक है को संसद को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। साधारण विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसको राष्ट्रपति वापस मंत्रिपरिषद को या संसद को लौटा सकता है कि एक बार इस पर पुनः विचार किया जाए। लेकिन यदि संसद इसे दोबारा पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, उस विधेयक को वापस पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर को बाध्य होता है। फिर उसको हस्ताक्षर करना क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद में उसको हस्ताक्षर करने ही उस विधेयक पर पड़ते हैं। और इस राष्ट्रपति को सीमित या निलंबनकारी निषेधाधिकार वीटो पावर कहा जाता है। तो वीटो पावर क्या है? निषेध एक राष्ट्रपति की शक्ति है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के वीटो दे रखे हैं, जिसके अंदर सीमित या निलंबनकारी जो वीटो पावर है, उसका मतलब क्या है? किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटाकर उसको निलंबन करने, यानी थोड़ी समय के लिए देरी करना, थोड़े समय के लिए क्या करना है? देरी करना, निलंबन कर देता है उसको कुछ समय के लिए, तो वह उसका निलंबनकारी वीटो पावर कहलाता है। आगे देखते हैं विधायी शक्तियों में। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है कि जिसके अंदर ही उसे विधेयक पर फैसला लेना पड़ता है। कोई भी विधेयक उसके पास साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई भी सीमा तय नहीं की गई है कि कितने समय में उसको उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। वह विधेयक पर
न हस्ताक्षर करे, अगर वे विधेयक पर हस्ताक्षर भी नहीं करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस संसद को भेजे, तो इस प्रकार के लिए संसद को भेजे बल्कि अपने पास ही रख ले, अपने पास ही लंबित रख ले, न तो हस्ताक्षर करे और न ही उसको वापस भेजे। ऐसी स्थिति में यह विधेयक पारित नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में विधेयक क्या होता है, पारित भी नहीं हो पाता। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते वे विधेयक कानून नहीं बनता है। इसे राष्ट्रपति का जैवी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं राष्ट्रपति का, क्योंकि इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास वे विधेयक हमेशा के लिए जमा हो जाता है उसकी जेब में और कभी वे विधेयक पारित नहीं हो पाता है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, भारत के राष्ट्रपति बने एक बार ज्ञानी जेल सिंह, और डाक विधेयक संबंधी कोई कानून बनाने के लिए सरकार ने एक विधेयक संसद से पास करके भेजा था ज्ञानी जेल सिंह जी के पास, और उन्होंने न तो उस पर हस्ताक्षर किए और न ही उस पर को वापस संसद के पास भेजा। इसके अलावा जब संसद के किसी भी सदन को अधिवेशन नहीं चल रहा हो, एक साल के अंदर संसद के 3 अधिवेशन सत्र होते हैं, लेकिन ऐसा समय जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर सत्र चल ही नहीं रहा हो और कानून बनाने की जरूरत हो जाए सरकार को, तो उस समय राष्ट्रपति कानून के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कानून के समान ही प्रभावी होता है। जिस प्रकार कोई कानून एक्ट मान्य होता है उसी प्रकार ये अध्यादेश मान्य होता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, 123 में। यह अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने पर, यानी जब भी संसद का सत्र वापस बुलाया जाता है, तो संसद का सत्र संसद के पुनः समवेत होने पर उसके सामने रखा जाता है। उस अध्यादेश को वापस जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तो संसद के सामने रखा जाएगा, और यदि 6 सप्ताह में संसद उसे पारित करे, विधि न बनाए, तब तक वह अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। अगर संसद का सत्र वापस चालू हो गया अध्यादेश जारी होने के बाद में, और 6 सप्ताह तक उस संसद ने उस अध्यादेश को कानून नहीं बनाया है, तो वह अध्यादेश क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति को दी हुई है। तो वित्तीय शक्तियां के अंदर अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान का कहता है के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाता है। यानी कि एक वर्ष के बजट जो होता है भारत सरकार का, उसको बजट को प्रस्तुत कौन करवाता है, राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है संसद के अंदर। अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद की किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती। अगर सरकार को कोई अतिरिक्त धन की आवश्यकता है तो इस प्रकार का कोई भी विधेयक कानून लाने के लिए पहले राष्ट्रपति की जरूरत होती है। इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 113 में। इसके बाद अनुच्छेद 117(1) में लिखा हुआ है कि वित्त से संबंधित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के या स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी विधेयक जो वित्त से संबंधित है वह विधेयक पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा, उसके बाद ही वह संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को वह संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आयकर, वित्त आयोग जो सिफारिशें देती है उनके आधार पर आयकर और करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में बंटवारा करवाता है। केंद्र को कितना % मिलेगा और राज्य को कितना % टैक्स का भाग मिलेगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक रूप से राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। तो भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को संबोधित या करता है या प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी
सजा को, कोई भी सजा है किसी व्यक्ति को सुनाई हुई है, सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान दे सके, उसको माफ वह कर सकता है। न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा करने, उसको वो क्षमा कर सकता है पूर्ण रूप से, दंड को कम कर सकता है तथा दंड के बदल सकता है। तो 3 प्रकार से वे या तो किसी सजा को वो क्या करता है, समाप्त कर दे, उसको समाई कर दे, उस सजा को कम कर दे, दंड को जो है उसको कम कर दे और उसको परिवर्तित कर दे, बदल दे, जो सजा दे रखी है उसमें बदलाव कर दे। इनका प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। और इन जो शक्तियों का प्रयोग कितने मामलों में कर सकता है, सिर्फ 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। पहला मामला, जब उन सभी मामलों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा सुनाया गया हो। सैनिक न्यायालय द्वारा कोई भी अगर दंड किसी व्यक्ति को सुनाया जाता है तो उसके अंदर इन शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। दूसरा, उन सभी मामलों में दंड ऐसे अपराधों के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हमने जो कानून बनाने की शक्तियाँ पढ़ी थी, जिसके अंदर संघ सूची में 97 विषय पढ़े थे, तो इन 97 विषयों के अंतर्गत कोई सजा पाई है किसी व्यक्ति ने, तो उनको वो क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है सजा को, या उस सजा को बदल सकता है। और तीसरा, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है, तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, चाहे कोई भी मामला हो, किसी भी विषय पर हो, तो उसके अंदर वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।